गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बॉम्बे में सुबह के 7:30-8 बजे के आसपास, स्पेशली संडे के दिन, हमें वर्ड्स की खूब सारी आवाज सुनाई देती है। आप बोलोगे मंडे टू सैटरडे क्यों नहीं सर? क्योंकि शायद मंडे टू सैटरडे मैं व्यस्त होता हूँ, मैं सुन नहीं पाता उनको ध्यान से, या ट्रैफिक होता है रोड्स पर तो उनकी आवाजें नहीं आती है। बॉम्बे में अमूमन संडे की सुबह से लेकर दोपहर तक जो है ट्रैफिक सड़कों पे काफी कम आता है, क्योंकि लोगों की जिंदगी बहुत फास्ट है यहाँ पर बॉम्बे के अंदर, कि मंडे टू सैटरडे जो है वो लगातार ऑफिस जा रहे होते हैं लोग। तो सुबह आप सोचो, सुबह 8 बजे से ट्रैफिक की जो आवाज आना शुरू होती है, जो लोग जाना शुरू करते हैं, मतलब वो सड़कें भरी रहती है। सिर्फ संडे का दिन ऐसा होता है जब सड़कें जो है खाली मिलेंगी आपको। संडे में मतलब बाकी शहरों में उल्टा, छोटे शहरों में संडे को आपको सड़कों पे भीड़ दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन बड़े शहरों में से मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो संडे अमूमन जो है यहाँ पे शांत होता है, कम ट्रैफिक आपको सड़कों पर दिखाई पड़ता है। तो मैंने गौर किया है कि ये पक्षियों की आवाज आपको बैकग्राउंड में दिखाई पड़ती है। किसी ने पूछा सर ये एडिट करते हो, क्या करते हो आप आवाज को? तो ये एक्चुअल आवाज है एक्चुअली, है ना। हमारे आसपास काफी ग्रीनरी इस एरिया में, क्योंकि आइलैंड है ये, तो आइलैंड में बर्ड्स कहीं और नहीं रहते, जनरली वो आइलैंड के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कई तरह के बर्ड्स हैं, मतलब इतने पक्षी हैं यहाँ पर कि यदि सुबह मॉर्निंग वॉक में यदि आप थोड़ा अलर्ट रहकर नहीं वॉक करें तो आसमान से उड़ता हुआ चील सिर पर जो है वो पंजा मार सकता है। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका, 2 बार तो मेरे सिर पर हो चुका है जब मैं छत पर वॉक करता था पहले। और वो इसलिए कि उसके घोंसले आसपास में, तो अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए वो हमला भी करता है। कभी आप गौर करना है कि चाहे कोई भी एनिमल हो, वो अपने उसमें, जैसे हम एनिमल की बात करें, स्पेशली हम बात करते हैं मैमल्स की। आप चूंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप में से कई सारे, तो आप बोलोगे एनिमल में तो सर आर्थ्रोपोडा भी शामिल है, इकाइनोडर्मेटा भी शामिल है, ये भी शामिल। तो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर करता हूँ कि जैसे मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो इनमें पेरेंटल केयर जो होता है, जो बच्चों की देखरेख करने का इनमें एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता था कि बच्चे सर्वाइव कर सके वो। तो माता पिता जो है उनका तो बड़ा सिग्निफिकेंस हर एनिमल के लिए, चाहे आप जो है वो छोटे से रैबिट को देख लें आप, या आप हिरन को देख लें, टाइगर को देख लें, ह्यूमन बींग्स को देख लें, तो वो बच्चों के पहले गुरु वही होते हैं। ऐसा कहा जाता है, देखिए कि फर्स्ट जो टीचर, जो गुरु है वो आपके खुद के आपके माता पिता हैं। वो पहले व्यक्ति अपने घर से सीखता है, फिर स्कूल जाकर सामाजिकरण होता है, वहां जाके सीखता है। और मैं गौर करता हूं कि मैंने इस बात पर गौर किया है कि स्कूल जो है ना, उसका माहौल और आपकी संगत आप पर बहुत ज्यादा असर डालती है, कि लोग आपसे, आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके आसपास के लोग आपसे बारे में क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, और इस बुक का नाम है नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन by Brian Tracy। No excuses, the power of self discipline by Brian Tracy। Brian Tracy वन ऑफ द फेमस ऑथर में से एक है ना। कहते हैं लोग उनके बारे में कि इससे बेहतर लिख पाना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रायन ट्रेसी जो है बड़े पॉपुलर है यूएसए के अंदर। तो इन्होंने अपनी बुक में, मैं इसका जो चैप्टर देख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 है इसका, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। इनका बोलना यह है कि कई सारे बच्चे अपनी जिंदगी में अपने मैक्सिमम अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी अधिकतम उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता उनके डीएनए में, ऐसा बोलेंगे दिमागी डीएनए में, नॉट डीएनए के बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहा मैं, दिमागी सेटअप की बात कर रहा हूं, उसमें वो कुछ ऐसा फॉल्ट डाल देते हैं कि बच्चे जीवन भर उससे उभर नहीं पाते। आज का मेरा ये जो वीडियो बेसिकली मैं माता पिता के लिए, पेरेंट्स को मैं संबोधित करना चाहता हूं। पता नहीं कितने पेरेंट्स इसको देखते हैं या इस पर गौर करते हैं, पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम सबसे बड़ी, एज ए पेरेंट, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक जो पेरेंट करते हैं, और ये लगभग हर पेरेंट करता है, हम इसको पेरेंटिंग फॉल्ट कहते हैं इसको। तो उसमें कि आप अपने बच्चे की कंपैरिजन दूसरे बच्चे से कर रहे हैं, और दूसरे बच्चा जो है उसमें हो सकता है कि किन्हीं फील्ड में, जिन फील्ड में आप अपने बच्चे की कंपेयर उससे कर रहे हैं, उन फील्ड में वो बेहतर हो, लेकिन कई ऐसे फील्ड है जो आपके बच्चे में बेहतर होंगे। लेकिन ये मानव स्वभाव है कि वो बुराइयों पर ध्यान फोकस करता है, अच्छाइयों पर फोकस नहीं करता वो। तो ऐसी कई चीजें होती है। एक बड़ा पॉपुलर जो है वो मैंने कहीं कार्टून देखा था कि एक बच्चा अपने बीमार पिता के जो है वो पेड़ दबा रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तकलीफ में होंगे वो, है ना। तो डॉक्टर आके पूछता है कि भाई आपके कितने बच्चे क्या करते हैं?
तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा वाला बेटा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कैलिफोर्निया में है, और वो तो बहुत ही रिच है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। और मेरी बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, बहुत बढ़िया काम कर रही है वहाँ पर, वो उसकी मैरिज जो एक अच्छे परिवार में हुई है। मेरा ये छोटा बेटा जो है बस यही निकम्मा रह गया, कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा इसने, ये मेरे साथ ही रहता है, शॉप संभालता है और यही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। जबकि वह बेटा था, वही बेटा वो था जो पिता के साथ तकलीफ के समय में था, वही वो बेटा था जो बीमारी के समय साथ था, वही वो बेटा था जो बीमार पिता के दुखते हुए पैरों को दबा रहा था, और वही वो बेटा था जो सारी बातें सुनकर भी अपने पिता की सेवा कर रहा था। अब बताओ अचीवर कौन है, अचीवमेंट किसको है? क्या जो भौतिक सुख चीज़ें जिनको हम पा लेते हैं, हम बड़ी नौकरी, बड़ा पैसा, बड़ी कार, बड़ा घर, यही सब कुछ है क्या? क्या भावनाएं और जो ह्यूमन वैल्यूज उनका कीमत नहीं है क्या? तो कई बार पेरेंट्स जो है ना वो बड़ा बायस्ड चीज़ें कर लेते हैं कई बार, है ना। जो अच्छा है, जो समीप है, जो आपके पास है, उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं आप जो दूर है उसका गुणगान कर रहे हैं आप। पता नहीं, ह्यूमन नेचर है शायद। तो ये ब्रायन ट्रेसी इसमें लिखते हैं, अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उभरे, टाइटल है इसका, अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उभरे। यदि आपके बड़े होते वक्त माता पिता आपकी आलोचना करते थे या आप पर नाराज होते थे, तो सबकॉन्शियस रूप से, सबकॉन्शियस माइंड में आप यह सोचते थे कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है। यदि माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य ना करने के लिए आपको फिजिकल या इमोशनल सजा मिली, तो आप खुद को हीन और अक्षम समझने लगेंगे। अगर आपके माता पिता ने उनके मनमाफिक काम ना करने के लिए आपको सजा दी और अपना प्रेम रोक लिया, तो संभवतः बड़े होते समय आपके मन में अपराध बोध और अक्षमता की गहरी भावनाएं आ गई होंगी, जिनकी वजह से आपने समझ लिया हो कि आपको अच्छी चीजें पाने का हक नहीं है। इन नकारात्मक भावनाओं की वजह से आपको यह महसूस हो सकता है जैसे आप शिकार या पीड़ित हों। इनके कारण ही वयस्क हो जाने पर आपको यह लग सकता है कि आप स्वयं के लिए या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हमारी परवरिश आलोचनात्मक घरेलू माहौल में हुई है, जहाँ पे सब एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग बाग, ना, मतलब जो है बैक बाइटिंग करना यहाँ पर कॉमन है, ज्वाइंट फैमिली में है कि बुराई कर रहे हैं, ताऊ जी की, इसकी उसकी बुराई चल रही लगातार, तो बच्चे सीखेंगे वही, सब कॉन्शियस माइंड में वही सीखेंगे वो। अमेरिका में जो है एक जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक सर्वे किया और उन्होंने बताया कि 90% से अधिक जो सीरियल किलर थे, जो लोगों को छोटी छोटी बातों पर मार दिया करते थे, उन सबका बचपन ट्रॉमेटिक था, उन सबका बचपन जो है बुरा था, और उन्होंने इंसानों से नफरत करना बचपन में सीख लिया था। उनके माता पिता उनसे बुरा व्यवहार करते थे, उनको स्कॉल्ड करते थे, उनको मारते थे, उसके चलते जो है वो रिवेल कर गए वो, और वो बाकी चल के पूरे समाज के लिए खतरा बने बच्चे। यदि हमारी परवरिश आलोचनात्मक घरेलू माहौल में हुई हो, तो वयस्कों के रूप में हम में सबसे आम भावना यह रहती है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। इस भावना की वजह से हम दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा खुश या आत्मविश्वासी दिखने वाले दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। हम में हीन भावना आ जाती है। इस भावनात्मक जाल में फंसना बहुत आसान है। मैं हर रोज कई सारे ऐसे मेल रिसीव करता हूं, ऐसे मैसेज रिसीव करता हूं जहां पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जिक्र होता है, जहां पर पिताजी की डांट के कारण जो है वो दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाहट का जिक्र होता है। लड़कियां बहुत सफर कर रही हैं इससे, लड़के भी बहुत सफर कर रहे हैं इस चीज से। तो मैंने गौर किया कि कई बार हमें ना अपने आप को दूसरों से हीन या कमजोर समझने लगते हैं। दूसरों के सामने जाने पर हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। 25 लोग सामने खड़े हो तो एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको हमारे दिमागी डीएनए में डाल दिया गया है कि हम कमतर है, और वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर ये लिखते हैं, अगर किसी कारण हम यह सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, तो हम सबकॉन्शियस माइंड में यह मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। यदि आप अपने आप से दूसरे को बहुत बेहतर मान रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह मान लेंगे कि आप बेकार हैं। ठीक, अगर वे हमसे ज्यादा योग्य हैं, तो हम यह मान बैठते हैं कि हम कम योग्य हैं। अक्षमता और अयोग्यता कि यह भावना ही हमारे जीवन के व्यक्तित्व संबंधी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उस पर्सनालिटी में ये चीज दिखाई देने लगती है कि आप अपने आप को हीन मान रहे हैं, दूसरे से अयोग्य मान रहे हैं आप। यही नहीं, यह पूरे संसार में व्याप्त अधिकांश
राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ भी है, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। ये ग्लोबल लेवल है। आप इसको केवल जो है वो एक इंसान की बात नहीं कर सकते, इसका प्रभाव जो है वो पॉलिटिक्स में भी पड़ता है, समाज में पड़ता है और देशों पे भी पड़ता है। बचपन की विनाशकारी आलोचना की वजह से उत्पन्न अपराध बोध और अक्षमता की इन भावनाओं से बचने के लिए हम दूसरे लोगों और स्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने जीवन के जिस भी पहलू से नाखुश या असंतुष्ट होते हैं तो उसमें हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम अपने आसपास नजर डालकर यह पूछें कि दोष किसे दिया जा सकता है। एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम नहीं निकला, दोष किसका है? गीतेंद्र सर का। दोष किसका? अमर सर का। दोष किसका? फला XYZ कोचिंग का। दोष किसका? ABC कोचिंग का। जबकि हर टीचर अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, लेकिन हम कभी अंदर पलट कर देखते हैं कि हमने कितनी ईमानदारी से पढ़ा है, कितना समय हमने जो है वो अलग अलग जगह पे हमने उसका क्षरण किया है, वेस्टेज किया, वो नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे नहीं कि हमारे प्रयासों में कितनी ईमानदारी थी, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि हम किस पर टोपी लगा सकते हैं जाके। और ये टोपी लगाना जो है ना कि सामने वाले के मत्थे पे जड़ देना, ये मर देना, यानी कि हमारी असफलता को दूसरे के ऊपर लगा दे। अरे यार इस वजह से ऐसा हुआ, अरे वो वैसा ना होता तो ऐसा होता। नहीं दोस्त, किसी दूसरे की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और जो होगा वो भी तुम्हारी वजह से होगा। सभी लोग मीडियम है, कैटलिस्ट के समान है जिंदगी में। सब मीडियम है, कैटलिस्ट के समान है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी बात ना बैठ जाए जो आपके आगे ग्रोथ को रोकती हो। फिर लिखते हैं वो, अधिकांश धर्मों में आप देखिए, कई सारे लोग बोलते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप रिलीजियस नहीं लगते हमको। किसी ने मुझसे कहा कि सर आप हमेशा बिल्कुल न्यूट्रल टाइप बात करते हो, आप जो है कभी भी बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि एकदम जो है कि नहीं साहब जोर दे के मैं बोल रहा हूं। नहीं, रिलीजियस होना, अपने ईश्वर को मानना और उस ईश्वर के लिए दुनिया से लड़ना, दोनों में बहुत फर्क है। ईश्वर तो सबके पिता के समान है। वो मुस्लिम उसे किसी और रूप में समझते हैं, ईसाई उसे किसी और रूप में समझते हैं, सिख उसे किसी और रूप में समझते हैं, यहूदी उसे किसी और रूप में समझते हैं। दुनिया में कई सारे धर्म हैं, सब उसको अलग, लेकिन वो है तो एक ही। उसी के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हम उसको 3-4 रूप में देखते हैं, 40,000 रूप में देख सकते हैं, करोड़ों रूप में देख सकते हैं हम। यदि हम आपकी बात करें तो आप कौन है? आपने कहा मेरा नाम है पूजा। तो पूजा कौन? पूजा एक बेटी हो सकती है, पूजा एक बहन हो सकती है, पूजा एक दोस्त हो सकती है, पूजा एक टीचर हो सकती है, पूजा एक स्टूडेंट हो सकती है। पूजा के तो कई रूप हैं। जब वो स्कूल पढ़ने जाती है तो वो स्टूडेंट बन जाती है, जब वो पढ़ाती है किसी बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाती है, पर्सनल ट्यूशन, तो वो टीचर बन जाती है, जब मामा के पास जाती है भांजी बन जाती है, चाचा के पास जाती है भतीजी बन जाती है, बुआ के पास जाती है भतीजी बन जाती है, पापा के पास है पापा की प्यारी बेटी बन जाती है, अपनी सहेली के साथ है तो अपनी अच्छी से बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, भाई के साथ में है तो एक अच्छी बहन है। तो रूप है तेरे। तो इसका मतलब क्या है? कोई कहता है कि नहीं वो तो भतीजी है। तो रिलेशनशिप जो है ना हमारे भी गॉड के साथ ऐसे ही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग उसको जैसा संबंध है वो उसको डिफाइन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ये छोटा सा टेम्पल पीछे आपको दिखाई पड़ता है रिकॉर्डिंग, ये मेरे कॉरिडोर में हम लोगों ने इसको ग्रीनरी करके बनाया हुआ है। तो जो है इस छोटे से टेम्पल में जो है डायरेक्शन वैसा है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसलिए भारती ने वहीं भगवान को बिठा रखा है। छोटा सा टेम्पल है, घर छोटा, बड़ा टेम्पल तो होता नहीं है जनरली ना। तो इसमें एक छोटे से गणेश जी है, उसके अंदर छोटे से गणेश जी थे। उनकी कहानी ये है कि 95 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया और 96 में जब मेरा रिजल्ट आया, मैं सिलेक्ट हुआ, 96 बैच मेरा, 96 में मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैं अपनी टीचर शैल मैडम, जो आपको पढ़ाती भी है, शैल मैडम से मैं मिलने गया, उनके घर मिलने गया। मैं उनको दीदी बोलता हूँ, मेरी मुँह बोली बहन है, बड़ी बहन है मेरी। वो मुझे बहुत डांटती भी है अभी भी, मुझे किसी वो मतलब वो हमारे लिए काम करती, परंतु वो हमारी बॉस के समान ही हो के सारा काम वही कंट्रोल करती है, मतलब कई चीज़ों में, है ना। कभी कभी डांट देंगी कि तुम ऐसा हो गया, ये मतलब कुछ बातों पे उनको कुछ बोल दो तो बुरा भी मान जाती हो, है ना।
हर साल जो है, हर 6 महीने साल भर में हमको रेजिग्नेशन की धमकी भी मिलती रहती है कि तूने ऐसा बोल दिया इसलिए मैं गुस्सा हूँ अभी ना। तो हम खैर संभाल के, भाई दीदी आपके बगैर कैसे काम चलेगा इसमें। तो वो मेरी टीचर रही हैं। तो मैं उनसे मिलने जब उनके घर गया और दीदी के पैर वेट छुए कि दीदी आपने पढ़ाया, आपके मोटिवेशन से हम सिलेक्ट हो गए। तो दीदी वो बड़ा हम लोगों का ध्यान रखा करती थी। हम पढ़ा करते थे, हम ज़्यादा लोग नहीं, 10-12 बच्चे पढ़ने आते थे, सब निकल गए थे। तो तब उन्होंने मेरे को है ना जो है उन्होंने छोटे से गणेश जी मुझे गिफ्ट के रूप में दिए थे उस समय। छोटे से, बिल्कुल छोटे से गणेश जी हैं। और वो 96 से लेकर जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वो मेरे साथ थे पूरे 5-6 साल। जब मैं जो है मैंने अपने पूरे करियर में हर जगह पे मेरे मंदिर का एक कांस्टेंट हिस्सा बने रहे वो। आज उनको कितना साल हो गया है, 96 से देखो तो तकरीबन 26 साल हो गए। 96 से देखें तो 2006 से 20 साल ये हो गया, मतलब 26 साल हो गया, 25-26 साल हो गया मेरे साथ है। एंड नाउ वो छोटा सा जो उन्होंने गिफ्ट दिए थे वो गणेश जी, वो मेरे फैमिली मेंबर का पार्ट बन चुके हैं। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग है, ये मेरा भरोसा है। लोगों को देख के लग सकता है कि इतने छोटे से गणेश जी क्या रखे, पुराने से हो गए, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। लेकिन वो सिग्निफिकेंस मेरी आस्था में, मेरी भावना में, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन उसको लेकर मैं दूसरे को फोर्स करूं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हारा संबंध ईश्वर से तुम्हारा पर्सनल संबंध है। इट इज योर पर्सनल कनेक्ट एंड यू कैन नॉट फोर्स दिस कनेक्शन टू एनीवन कि मेरे पिता है और तुम्हारे सबके भी पिता है, चलो मानो, डंडा मारूंगा, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये लिखते हैं इसमें ब्रायन ट्रेसी, अधिकांश धर्मों में पाप की अवधारणा सिखाई जाती है, बताया जाता है कि पाप क्या है। हर रिलीजन ने यह बताया कि पाप क्या है, यानी जब भी कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। यहीं से फॉल्ट की शुरुआत होती है कि हर धर्म में यह बताया गया कि पाप की अवधारणा बताई गई कि ये पाप है। जब भी कोई गलती होती है उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। किसी ने कोई गलत किया, कोई अपराधी है, किसी को सजा मिलना चाहिए। अपराध बोध और सजा के इस दुष्चक्र से क्रोध होता है, द्वेष होता है और गैर जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ती जाती है। मतलब ये जो ह्यूमन नेचर है ना, इसको हमने गॉड में भी लगा दिया, लाके उठाया हमने और अपनी थोड़ी चिपका दी भगवान पे भी लाके कि भगवान गुस्सा हो गए, अभी तुमसे बदला लेंगे भगवान। अरे पिता अपने बच्चों से, माता पिता अपने बच्चों से कभी बदला लेते हैं क्या? क्यों बुरा चाहेंगे तुम्हारा? वो आज तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बुरा चाहे कभी नहीं ना। आपका गुरु, आपके माता पिता कभी बुरा नहीं चाहेंगे आपको। आप में 10 फॉल्ट होंगे तो 10 फॉल्ट को बोलेंगे कि बेटा सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। लेकिन वो तुम्हारे को ऐसा कर दिया, मेरा बुरा कर दिया, वो कैसे पॉसिबल है? फिर तो परमात्मा नहीं हो, फिर तो आम आत्मा है। वो आम आत्मा है कि मेरे से तुमसे गुस्सा हो गया, मैंने कहा बदला लूंगा बैठ के। इसने मेरे साथ, इसने आया और चप्पल उतारे बगैर जो है मेरे को प्रणाम कर लिया। चप्पल क्यों नहीं उतारी? 2 फीट दूर चप्पल उतारनी थी इसको, अब लाओ डंडा, मारता हूं डंडा इसमें। ये सब चीजें जो हमने भरी है कि सही क्या गलत क्या, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि यू आर कनेक्ट विद द गॉड, कि आंखें बंद करते हो और महसूस करते हो कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, और दैट इज द हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी। वो जो है वो हैप्पी एनर्जी है जो आपको खुश रखने में काम करती है, जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर आती है। आप सिर्फ, मैं कहता हूं, 8-10 दिन अपने आसपास के इन्वायरमेंट देखने का नजरिया चेंज कर दो। 10 दिन सिर्फ अपने देखने का नजरिया चेंज कर दो। चीजों को एक निष्पक्ष रूप से देखना शुरू करो, निरपेक्ष रूप से देखना शुरू करो। दूसरों को जज करना बंद कर दो, मेरे को बुरा भला कहना बंद कर दो। ठीक है, बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि सर आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप है ना 90% लोगों की बात नहीं करते। अरे कैसे नहीं करते भाई, हम तुम में से ही एक है। लेकिन हम 100% लोगों की बात क्यों ना करें? जब हमारे पास चुनने को चॉइस है कि हमको 90% लोगों का साथ चाहिए या पूरे 100% लोगों का साथ चाहिए, तो 90% को भी नहीं छोड़ सकते हम और 10% को भी नहीं छोड़ सकते हम। कौन जीतेगा? कौन? जो 100% को साथ रखेगा। आप असहमत हो सकते हैं इस बात से, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, पर मेरा विचार ये है कि वी आर डूइंग रिपीटेटिव मिस्टेक्स टू अंडरस्टैंड सुप्रीम पावर। वी आर ड्रिवन बाय द साइकिल ऑफ कि पाप हो गया, पुण्य हो गया, गलत हो गया, सही हो गया, इससे सही कराना है, उससे सही कराना। हम कौन होते सही गलत कराने वाले? हमको अपना सही, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या सही है क्या गलत है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, याद रखना, कई बार दुर्भावनाओं के चलते चलता है वो, तो हमको कॉन्शियस माइंड का यूज भी करना पड़ेगा कि नहीं भाई,
मन में भले ये भावना आती, पर सच्ची भावना बात तो ये है, दुनिया इसको मानती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फोकस टुवर्ड्स द हैप्पीनेस, पीस। देखिए आप, दुनिया पूरी बदल जाएगी। जो आज वॉर लड़े जा रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर लंबे समय से चल रहा है, तो मैंने अभी हाल ही में एक स्टोरी देखी कि एक 6 साल के बच्चे को रशियन सोल्जर्स ने गोली मारी। माँ साथ में थी, कार से निकल रहे थे बाहर, सड़क पर बहुत शहर छोड़ रहे थे, कहीं पर रशियन आर्मी से सामना हुआ, उन्होंने गाड़ी को रोका उन्होंने, और थोड़ी दूर से उन्होंने जो है वो सबको गोली मार दी। माँ लेकिन जो है किसी कारण से गोली लगी उनके पास, टच होती सिर के पास से निकली वो गोली और वो बच गई। होश आया जब उसको, तो पूछा उससे, तो उसने बताया कि मेरा 6 साल का बच्चा मेरी गोली था, उसको भी गोली मारती, वो स्पॉट पे मर गया। 9 गोलियां मारी गई उसको, और मेरी किस्मत थी कि मेरे को एक ही गोली लगी, और वो भी जो है वो सिर के पास से टकराती हुई निकली, उनको लगा सिर में गोली लगी तो मर गई होगी, तो उन्होंने गोली फिर नहीं मारी उसमें। तो बच्चा जो है सफर के दौरान जब दूर से रूसी सैनिक दिख रहे थे गाड़ी से, तो वो लोगों ने सोचा कि यूक्रेनी है कि रूसी सैनिक का कंफ्यूजन था उसको, तो और कोई दूसरा रोड था नहीं आसपास, जो है वो गहरे गड्ढे थे। तो बच्चा बोल रहा था कि मम्मी ये मार तो नहीं देंगे मेरे को, मॉम ये मार तो नहीं देंगे। और उसने एक ही बात बोली अपनी माँ की तरफ, आंखें डाल के, माँ मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी मरने की उम्र नहीं है अभी, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मेरी उम्र सही नहीं है मरने के लिए। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तो बोलती कि मेरा सबसे बड़ा झूठ मेरे बच्चे को यही था, सोल्जर्स ने इतनी गोली मार दी। युद्ध में किसी का भी साथ लोगे आप, किसी को भी आप बोलोगे, चाहे यूक्रेनी लोगों को बोलोगे, चाहे आप जो रशियन लोगों को बोलोगे, मरता तो इंसान है दोस्त, ठीक है, उसका परिवार भी होता है, घर भी होता है, सब होता है उसका। तो दोज पीपल हु आर सपोर्टिंग वॉर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप भी उतना ही दोषी बन जाते हैं उस चीज के। जितने दोषी पुतिन और जेलेंस्की हैं, जितने दोषी वेस्ट के लोग हैं, ईस्ट के लोग, सब जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था? जो आम लोग जो है, जो अपने घरों में रहे थे, बड़ी बड़ी मिसाइलें डाल के पूरा जमीन के गड्ढे बंकर तक उड़ा दिए गए। किस बात के लिए? कौन जमीन कहां से लाया आदमी? क्या है आदमी यूनिवर्स के सामने पर लड़ रहा है? यही तो मुसीबत है कि वो अपना आपको इतना बड़ा मान लेता है, आदमी इतना बड़ा मान लेता है कि भूल ही जाता है कि वो रेत के कण से ऊपर कुछ है ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इंसानी दिमाग है कि पता नहीं क्या फितूर दिमाग में चढ़ा होता है इंसान के। खैर, अब ये तो आप बोलोगे था वो दे रहे उपदेश और पकड़ में आ गए हम तो दे उपदेश नहीं। मैं इतना बोलूंगा आपसे कि प्लीज डोंट लेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू रूल यू ऑन द नेगेटिव वे। यदि कुछ ऐसा है तो पॉजिटिव वे ध्यान कीजिए, पॉजिटिव वे को अपनाइए, और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सफल हैं, आप बेहतर हैं, इस बात का यकीन मान लीजिए। आप हीन बिल्कुल भी नहीं है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।